नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। वहीं उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे सीएम। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर जो है सामने आ रही है जहां दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। साथ ही उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे। साथ ही आपको बताते चले राज्य के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर इस दौरे के दौरान चर्चाओं की संभावना जो है जताई जा रही है। दिल्ली में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम। तो वही आपको बताते चले दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही कई केंद्रीय राज्य मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो वही आपको बताते चले 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है जहां आपको बता दें दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही रात्रि विश्राम भी दिल्ली में करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वही आपको बताते चले दिल्ली के दौरे पर है उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां आपको बता दें कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर विकास की चर्चाओं को लेकर चर्चाएं भी हो सकती हैं विकास को लेकर। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है इन मुलाकातों के दौरान। वहीं 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, इन दौरों को किस नजरिए से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर देश की राजधानी दिल्ली का दौरा करते रहे हैं और ये जो 2 दिवसीय दौरा है ये कहीं ना कहीं अब बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मिलेंगे वो। और इसके अलावा आज रात को उत्तराखंड सदन में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। अभी करीब 1:30 बजे शासकीय कार्य के लिए उत्तराखंड निवास में उनका समय जो है आरक्षित है। इसके अलावा 5:30 बजे उपराष्ट्रपति महोदय से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद अगले दिन भी यानी कल बुधवार को भी मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में रहेंगे और कहीं न कहीं कई विकास योजनाओं को लेकर वो विभिन्न जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके साथ बैठक और वार्ता करने के लिए आरक्षित है। इसके साथ साथ लंबे समय से जो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं फिर से एक कयासबाजी होती है वो फिर से शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि ये 2 दिवसीय दौरे में क्या क्या निर्णय और क्या क्या जो कयासबाजी है वो सच्चाई के रूप में सामने आ पाती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी ये 2 दिवसीय दौरे पर क्या केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात होगी, तो क्या कुछ और खास अहम मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं इन मुलाकातों के दौरान? बिल्कुल, कयासबाजी लगाई जा रही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है और जो राज्य की तमाम जो विकास योजनाएं हैं समय समय पर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो विकास की योजनाएं होती हैं, तमाम जो विभाग हैं जो केंद्र से जुड़े होते हैं, कई विषय केंद्र के होते हैं, तो उनको लेकर मुख्यमंत्री जो है तमाम जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और उसके अलावा आज का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार करीब 5:30 बजे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से सीएम धामी मिलेंगे और अभी शासकीय कार्य के लिए उनका जो समय है 1:30 बजे से 5:30 बजे तक वो जो है कहीं न कहीं आरक्षित है और कल जो है मंत्रियों से उनकी जो है लगातार मुलाकातें होंगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी आपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात कही, क्या कुछ नाम सामने आए हैं? जी अभी तक तो कई बार ये कयासबाजी लगाई जाती रही है। ऐसे कोई नाम जो है जब तक फाइनल ना हो तब तक कहना मुश्किल ही हो है। कहीं न कहीं कई बार तो ये चर्चाएं लोग
मीडिया में और सोशल मीडिया में जो है प्रसारित की जाती है कि मंत्रिमंडल के साथ साथ कहीं न कहीं पूरा जो है पूरी सरकार ही बदल सकती है, मुख्यमंत्री को भी बदलने की बातें करते हैं। लेकिन जी सीएम उसके बाद कई बार मीडिया के सामने भी आते हैं कि वो कई बार उनके बयान भी एक सामने आया था कि वो 60 बार कुर्सी से उतर चुके हैं, 60 बार जी कुर्सी जी पर बैठ चुके हैं। तो ऐसी कयासबाजियों को जब तक अंतिम जो है फैसला ना हो तब तक कहना जो है अतिशयोक्ति ही होगी जी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि क्या इन मुलाकातों के दौरान आपदा राहत राशि को लेकर भी कुछ विचार विमर्श हो सकता है? बिल्कुल, जो केंद्रीय मंत्री हैं जी उनसे तमाम विभागों को लेकर राज्य को जो सहायता मिलती है, बजट मिलता है, आपदा का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। और कहीं न कहीं जो उत्तराखंड को पीएम मोदी ने 1200 करोड़ देने का वादा किया है जी जी और उसके साथ साथ उसे फौरी सहायता बताया था और जी भविष्य में और भी जो है मदद उत्तराखंड को समय समय पर देने की बात कही थी। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं केंद्रीय जो मंत्रालय हैं तमाम उनसे जो है मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं और राज्य के जो विकास के लिए पैसा हो चाहे योजनाओं की स्वीकृति हो उसको लेकर वो कहीं न कहीं अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे जी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी रात्रि विश्राम का भी सीएम के रुकने का प्लान है, तो क्या इसके दौरान कुछ अहम और मुलाकातें हो सकती है मंत्रियों के संग? हाँ, बिल्कुल, जिस हिसाब से समय निर्धारित है उसके हिसाब से तो अभी फिलहाल राष्ट्रपति और अगले दिन जो है बुधवार को राज्य की विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक और भेंट वार्ता के लिए समय आरक्षित है और उसके अगर समय होगा तो हो सकता है वो अपने निजी दौरे के तौर पर कहीं न कहीं तमाम जो नेता हैं केंद्र के उनसे मिल सकते हैं और अधिकारियों से मिल सकते हैं और अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री किन किन नेताओं से मिलते हैं, किन किन अधिकारियों से इस दौरान बातचीत करते हैं या बैठक करते हैं जी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या इस दौरान पीएम से भी मुलाकात का कोई प्रावधान है? जी, अभी तो ऐसा कोई सूचना नहीं है। जी हो सकता है अगर वो मिलेंगे तो शायद सारा जो कार्यक्रम है वो तस्वीरें हैं वो जो वो सामने आएंगी। अभी फिलहाल जो कार्यक्रम है उसके अनुसार वो उपराष्ट्रपति से ही मुलाकात करेंगे और कुछ मंत्रियों से अगले दिन जो है विकास कार्यों को लेकर वार्ता करेंगे जी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी और क्या कुछ खास मुद्दों पर इस मीटिंग के दौरान चर्चाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अपने स्तर से उत्तराखंड की जो विकास योजनाएं हैं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र की हो, वन मंत्रालय की तमाम योजनाएं होती हैं जो केंद्र से जुड़ी हुई हैं जी और जी राज्य के जो आपदा से जुड़े हुए तमाम जो मसले हैं वो कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष वो रखेंगे और अधिकारियों से भी वो कहीं न कहीं वार्ता करेंगे जी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे का प्लान पहले से तैयार था या अभी जल्दबाजी में कुछ ऐसे प्लान्स बनाए गए? नहीं, ये तो कहीं न कहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जी मुख्यमंत्री का है और अक्सर वो एक दिवसीय दौरे पर ही ज्यादातर जी उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन ये 2 दिवसीय दौरा है इसलिए तमाम तरह की कयासबाजियां जो है लगाई जा रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हों, जी 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 कहीं न कहीं जो चर्चाएं हैं वो समय समय पर जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो ये आम हो जाती हैं। अब देखना होगा ये आज शाम और कल शाम तक क्या तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं न कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं उन पर भी कहीं न कहीं जो है अंतिम फैसले हो सकते हैं क्योंकि पहले कहा गया था कि पितृ जो श्राद्ध होते हैं उसके जी बाद कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा। लेकिन पिछले करीब 3 सालों से यही सुना जा रहा है और मंत्रिमंडल में करीब 5 पद अभी भी खाली जी हैं जी और कहीं न कहीं जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार कहीं न कहीं संभावित है। अब देखना होगा वो किन दिनों होता है या कब होता है, जी ये भविष्य के गर्भ में है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा,
सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड के इतिहास अब बन जाएगा मदरसा बोर्ड। गवर्नर के अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध लेनी होगी। वहीं सीएम धामी ने जताया गवर्नर गुरमीत सिंह का आभार। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का लक्ष्य, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। वहीं उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड इतिहास बनने जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड खत्म करने की शुरुआत हो गई है। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड से समयबद्ध होना होगा। और ये कदम राज्य के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो ये राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का मंजूरी देने के निर्णय को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एक समान और आधुनिक शिक्षा बनाने की दिशा में, आपको बताते चले, बड़ा कदम उठाया है। तो वहीं अल्पसंख्यक स्कूल नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क और नई शिक्षा नीति को अपनाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में इतिहास बन सकता है मदरसा बोर्ड। साथ ही उत्तराखंड, आपको बताते चले, इतिहास बन सकता है मदरसा बोर्ड, जहां इसको शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का लक्ष्य सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया। जहां पारदर्शिता को लेकर ये अहम फैसला जो है लिया गया है शिक्षा व्यवस्था में। आपको बताते चले फिर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें उत्तराखंड में इतिहास बन सकता है मदरसा बोर्ड। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों और उनके सामाजिक योगदान को समर्पण
करते हुए कहा कि वे न केवल आदि कवि थे बल्कि सामाजिक समानता और मानवता के प्रतीक भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ने करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी है और भारतीय संस्कृति को एक मजबूत आधार दिया है। तो वहीं आपको बताते चले उनके विचार आज भी समाज में मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं महर्षि वाल्मीकि को किया याद। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। महर्षि वाल्मीकि को किया याद। आदि कवि के आदर्शों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। तो वहीं महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन कर उनके आदर्शों को याद किया। तो वहीं आपको तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर कालिदास मार्ग स्थित मंदिर में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को भावभीनी श्रद्धा से नमन भी किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे अमर ग्रंथ की रचना कर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है। तो वहीं आपको बताते चले मंत्री गणेश जोशी ने दी श्रद्धांजलि। वाल्मीकि के आदर्शों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वही खबर देहरादून से है, जहां आईजी नीलेश आनंद भरने ने एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की स्थिति झांसा। आपको बताते चले झांसा की। वहीं उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12% की कमी आई है। 2023 में लापता 1025 बच्चों में से 993 बरामद किए गए हैं और अब केवल लगभग 15 बच्चे बचे हैं। हथियार बरामदी के राज्य दूसरे स्थान पर है और पॉस्को मामलों में 3% कमी दर्ज की गई है। वहीं आईजी ने कहा कि इन पर और नियंत्रण की आवश्यकता है। 12% डिक्रीज हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में ना। अन्य राज्यों में कितना डिक्रीज हुआ ये तो आपको वो फिर निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ 12% की कमी आई है महिला क्राइम में। उत्तराखंड में देखो, पीछे जाना, पहले देख रहे होंगे आप, पीछे जाना, पीछे बैक। हाँ, तो उत्तराखंड जो 4000 में था अभी 3000 के रेशियो में आ गया है ना। वैसे यूपी भी 65 था तो 66, उसमें थोड़ा सा इजाफा है। बाकी स्टेट में थोड़ा थोड़ा इजाफा है, लेकिन उत्तराखंड में क्राइम इन वुमेन जो है कम हो गया। जैसे आमतौर पे आप लोग के मन में ये रहता है कि बढ़ गया, लेकिन ये तो एनसीआरबी का डेटा है, ये तो किताब में सब अवेलेबल है। तो ये 12% डिक्रीज है, जबकि सभी राज्यों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। उत्तराखंड में कम हुआ है 12%। जो आप लोग बोलते हैं ना आमतौर पर कि बढ़ गया, तो बढ़ा नहीं, कम हो गया है। ठीक है, ये देख रहे हो एनसीआरबी का डाटा 22, 23, 24 और 25 ऐसा हमने डेटा लिया है। 2022, 23, 24 में महिला संबंधी, इसमें सारे टाइप के अपराध है, हत्या, फिर किडनैपिंग, रेप, महिला संबंधी जो भी अपराध होते, दहेज, हत्या, सबको पकड़ा गया है इसमें। तो 22 में लगभग 4500 थे, फिर 23 में जो है लगभग 3800, 24 में लगभग 3300। तो लगातार देख रहे हो आपको ग्राफ नीचे ही गया है। जो आप लोग आमतौर में आप में धारणा होती है ना, तो वो गलत धारणा है जो आपके मन में होती है। ठीक है, और जो अखबार ने अभी जो निकाला है वो भी कैसे गलत छापा है, और उनको हमने अभी नोटिस देंगे, वो भी मैं दिखाता हूँ आपने कैसे गलत छापा है, वो भी दिखाता हूँ अभी मैं ना। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाते हुए वैक्यूम स्वीपिंग मशीनों का प्रयोग शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य सड़कों की सफाई और धूल मिट्टी कम करना है, ताकि नागरिकों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार वैक्यूम स्वीपिंग से न केवल सड़कों की सफाई बेहतर होगी, बल्कि धूल और प्रदूषण के स्तर को भी कम किया जा सकेगा। मशीनों के संचालन से सफाई कर्मचारियों की मेहनत और समय दोनों की बचत होगी।
तो वहीं खबर चमोली से, जहां सामुदायिक विकास कार्यों के तहत एनटीपीसी द्वारा जिला अस्पताल गोपेश्वर को अत्याधुनिक एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इस अवसर पर जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसको लेकर जिला अधिकारी ने कहा कि यह एम्बुलेंस आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को तत्काल और बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे गंभीर मरीजों का सुरक्षित और त्वरित उपचार किया जा सकेगा। तो वह खबर हरिद्वार से, जहां भगवानपुर क्षेत्र के आपको बता दें कि बाले की यूसुफपुर गांव में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की। सुबह तड़के पनीर सप्लाई कर रहे संदिग्ध वाहन को रोका गया और मौके पर जांच की गई। वाहन के दस्तावेजों की गहन जांच के साथ पनीर के सैंपल लैब भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति खाद्य सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी और प्रदेश भर में मिलावट रोधी अभियान जारी रहेगा। तो वहीं हरिद्वार पुलिस की प्रभावी और त्वरित कार्यवाही के चलते सिर्फ 24 घंटों के भीतर वाहन चोरी के एक बड़े मामले का सफल खुलासा किया गया। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की 4 दुपहिया वाहनें और उनके पार्ट्स भी बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान चोरों ने बताया कि चोरी की गई अन्य बाइकें नीलधारा क्षेत्र की झाड़ियों में छिपा दी गई हैं, जिनकी तलाशी में टीम जुट गई है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड के तेवर लौट आए हैं। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक राज्य में मौसम इसी तरह बना रहेगा और कई जगहों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। देखिए, संभावनाएं ऐसा है कि अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख में यह शंका बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले, हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं पे। तो इसके साथ साथ जो है, जो 8 तारीख और 9 तारीख को है, उसमें फिर ये जो है एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, हल्की बारिश की संभावना है और वो भी कहीं कहीं होगी। जबकि 10 से 12 तारीख के बीच में हमारा अभी कोई भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। जहाँ तक जो है वार्निंग का अनुमान है, हमें जो अगले 24 घंटे के दौरान हमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार जैसे जनपद है, जहाँ पे गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के भी चांसेस है और 40 से 50 किलोमीटर की तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ इन जिलों में कहीं कहीं पे भारी वर्षा की भी आशंका बनी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में भारी बर्फबारी और ठंड ने एक बार फिर प्रकृति की खूबसूरती का अद्भुत प्रदर्शन किया है। श्री केदारनाथ धाम में बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को मनोहारी दृश्य प्रदान किया है, जिसे देखकर श्रद्धालु और पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। इसी तरह भारी बर्फबारी के बाद श्री हेमकुंड साहिब का भी सुरमय और मोहक दृश्य सामने आया है, जहां बर्फ की सफेदी ने धाम की पवित्रता और भी बढ़ा दी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी के बाद सुबह का नजारा बेहद आकर्षक रहा। बर्फ से ढके मंदिर और आसपास के पहाड़ दर्शकों को अलौकिक अनुभव दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भी बारिश और बर्फीली हवाओं ने ठंड और भी बढ़ा दी है। तो वहीं श्रद्धालुओं को देखने को मिला अद्भुत नजारा, जहां गंगोत्री, यमुनोत्री में बढ़ी ठंड,
बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी, जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड और यमुनोत्री गंगोत्री धामों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। जहां बर्फ की सफेद चादर में हेमकुंड साहिब हुआ नजर आया, जहां बर्फीली ठंडी हवाओं ने माहौल को और ठंडा बना दिया। जहां आपको बताते चले मनमोहक नजारा श्रद्धालुओं को देखने को मिला। जहां बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी है, तो वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री में ठंड बढ़ गई है। पहली बर्फबारी ने सुहाना मौसम कर दिया। बर्फ से सजी भगवान बद्रीनाथ धाम का मंदिर, वहीं पहली बर्फबारी ने मौसम को बनाया सुहाना, जहां श्रद्धालु लगातार भारी बर्फबारी का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं ने देखा ये अद्भुत नजारा, जहां बर्फबारी का आनंद उठाते हुए श्रद्धालु नजर आए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।